यदि मैं दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी, बुद्धिमान और शक्तिशाली आदमी से ये कहूं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए आप अपने मन के भीतर चलने वाली बातचीत को रोक दीजिए, तब वह इंसान क्या अपने भीतर चलने वाली बातचीत को 5 मिनट के लिए भी रोक सकता है? दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, वह अपने भीतर की चलने वाली इस वार्तालाप को नहीं रोक सकता है। दुनिया में अतीत की हर समस्या का समाधान मौजूद है। YouTube पर अनगिनत किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर और अनगिनत प्रकार के ज्ञानी, बुद्धिमान और मनोचिकित्सा करने वाले और मनोविश्लेषण करने वाले और इस प्रकार के लोग हैं जो कि आध्यात्मिक तरीके से और भौतिक तरीके से और मनोचिकित्सा के तरीकों से दुनिया की हर समस्या के समाधान को बता रहे हैं और दावा करते हैं कि हर समस्या का समाधान हो सकता है। और वो जो तरीका बता रहे हैं, वास्तविकता में ये तरीके 100 में से 100% काम करने वाले तरीके हैं। वास्तव में उनके तरीके कोई गलत नहीं है, परंतु फिर भी आदमी की समस्या का समाधान नहीं होता है। द बर्निंग ट्रेन फिल्म आई थी। उस फिल्म में ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाते हैं और फिल्म के अंदर जो भी 3 नायक होते हैं, वह नायक हर प्रकार की कोशिश करते हैं, परंतु ट्रेन रुकती नहीं है। अंत में एक ही बात समझ में आती है कि जब तक ट्रेन का पेट्रोल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ट्रेन रुकेगी नहीं। और ऐसा ही होता है, जब ट्रेन का पेट्रोल समाप्त हो जाता है तभी जाकर वह ट्रेन रुकती है। दुनिया में अनगिनत प्रकार की तकनीकें हैं। दुनिया में अनगिनत प्रकार के लोग अनगिनत प्रकार के तरीकों से समझाते हैं और वो जो समझा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु फिर भी आदमी वहां सुनता है जहां पर वह समस्या का समाधान करने वाला बैठा। एक मनोचिकित्सक के सामने आदमी बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि हाँ, मेरी समस्या का समाधान हो गया। परंतु जैसे ही वह मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषण करने वाले के कमरे से बाहर निकलता है, वैसे ही तुरंत प्रभाव से उसकी पुरानी समस्या, उसकी अतीत की जो समस्या है, वह उन्हें फिर से उसे पकड़ लेती है। हर आदमी के भीतर एक बर्निंग ट्रेन मौजूद है जिसके कि ब्रेक फेल हो गए हैं, ट्रेन दौड़ रही है और हर आदमी के भीतर ये जो ट्रेन है, उसके अंदर जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है, वह अनगिनत है। वह कभी ना खत्म होने वाला फ्यूल है। आदमी के भीतर चलने वाली वार्तालाप, उसके अतीत से जुड़ी हुई उसकी वार्तालाप एक ऐसी बर्निंग ट्रेन है, एक ऐसा फ्यूल है जो कि कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए दुनिया की हर प्रकार की तकनीकें जो कि दुनिया में लोग हजारों लाखों रुपया लेकर बेच रहे हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्हें सुनने के लिए हजारों और लाखों लोग आते हैं। पूरी दुनिया में इस प्रकार का कई बिलियन डॉलर का कारोबार है जहां पर कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उन्हें लगता है समस्या का समाधान हो गया है, परंतु समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि आदमी की द बर्निंग ट्रेन, जो वार्तालाप की ट्रेन है, वह कभी रुकती नहीं है और जब तक वह ट्रेन रुकेगी नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा नहीं। आदमी सपनों की दुनिया में जीता है। सपने बेचने वाले वास्तविकता में सपनों के सौदागर हो जाते हैं या फिर वास्तविक हीरो हो जाते हैं, परंतु जिनकी समस्या है उनकी समस्या कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि भीतर चलने वाली वार्तालाप को ना तो जिसके भीतर वार्तालाप चलती है वह कभी देख पाता है और ना ही दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी किसी प्रकार की तकनीक से समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति कोई एनएलपी के द्वारा समस्या का समाधान कर रहा है या कोई किसी और तरीके से समस्या का समाधान कर रहा है, परंतु उसे ये नहीं मालूम है कि जब तक भीतर का फ्यूल खत्म नहीं होगा तब तक वार्तालाप खत्म नहीं होगी। और भीतर का फ्यूल बिना आदमी के जाने, जब तक आदमी स्वयं को नहीं जान लेता है, जब तक आदमी स्वयं को नहीं देखता है, अर्थात एक साक्षी भाव ही आदमी के भीतर की चलती हुई वार्तालाप को देख लेता है और यही साक्षी भाव क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर वाला काम करता है। और भीतर की वार्तालाप तभी रुक सकती है जब आदमी स्वयं ऑब्जर्वर बनाकर उसे देखे। यही समस्या का समाधान है और कोई समाधान नहीं है। शेष सभी सपनों के सौदागर हैं और वास्तविक धन कमरे हैं। ये दुनिया वास्तविकता में ही एक माया है। यहाँ माया के सौदागरों के सपने ही दिखते हैं और यहाँ माया के सौदागरों के सपने खरीदने वाले अनगिनत लोग मौजूद हैं। इसीलिए माया के सपने दिखते हैं। लोगों को लगता है, यानी कि समस्या का समाधान करने वाले बाला, जिन्हें हम ढोंगी कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं, जादूगर कहते हैं या फिर बेईमान कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, उन्हीं का रूप बदल गया है, उन्हीं का रूपांतरण हो गया है। उन्हीं पौराणिक बाबाओं ने अब आधुनिक चोला ओढ़ लिया है और वह मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं। समस्याओं का समाधान भी बाबा भी नहीं कर पाते थे और समस्याओं का समाधान ये मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं कर पाते हैं, परंतु एक बात जो बदली नहीं है वो ये है कि लोग सिर्फ अब अपना पर्सोना अर्थात अपना मास्क बदल चुके हैं। समस्या पुरानी है, समाधान करने वाले पुराने हैं, सिर्फ समस्याओं का समाधान करने वालों के रूप का रूपांतरण हो गया है। समस्या यह है कि भीतर चलने वाली वार्तालाप को दुनिया की कोई ताकत सिवाय स्वयं के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता है। वास्तव में स्वयं के भीतर चलने वाली ये वार्तालाप ही दुनिया में हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के अपराध और हर प्रकार की समस्या का कारण है। और यदि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये दूसरे प्रकार के लोग जो कई आधुनिक तकनीक का नाम देकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं,
यदि वास्तविकता में ही ये आदमी के भीतर की वार्तालाप को रोक देते, तब तो इस संसार के अंदर बीमार ना के बराबर हो जाती, अपराध ना के बराबर हो जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जैसे आदमी 5 मिनट के लिए भी अपने भीतर से आने वाले विचारों को रोक नहीं सकता है, ऐसे ही आदमी अपने भीतर चलने वाली वार्तालाप को मरते दम तक भी खत्म नहीं कर सकता है। इसीलिए दुनिया से कोई भी समस्या का समाधान कभी खत्म नहीं होता है, और यदि ये समस्या के समाधान ही खत्म हो जाए तो दुनिया का समस्त कारोबार खत्म हो जाएगा। चाहे मनोविश्लेषण करने वाले मनोचिकित्सक हो, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर आधुनिक दौर का आई हो, ये सभी आखिरकार क्यों बने हैं? क्योंकि आदमी के जीवन में समस्या है, सब कुछ समस्याओं के समाधान के लिए है, और मूल बात यह है कि समस्या का समाधान कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए दुनिया में नई नई तकनीकी विकसित होती ही रहेगी। दुनिया में शायद कोई बुद्ध ही साक्षी होकर एक ऑब्जर्वर की तरह स्वयं को देख लेता है और स्वयं की भीतर चलने वाली वार्तालाप को बंद कर देता है, और बुद्ध हर कोई हो नहीं सकता है। इसीलिए समस्या का कोई समाधान कभी इस दुनिया को स्थायी रूप से मिल नहीं सकता है बुद्ध हुए बिना। बुद्ध को जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन बुद्ध के साथ एक रोचक मनोवैज्ञानिक घटना घटित हुई थी। सुजाता नाम की एक लड़की बुद्ध के लिए प्रतिदिन एक समय का भोजन लेकर आई थी, और उसे दिन सुजाता सोने के एक कटोरे में खीर लेकर आई थी। बुद्ध ने वह खीर खाई और बुद्ध ने सुजाता से कहा कि सुजाता, क्या मैं तुम्हारे इस सोने के कटोरा को ले सकता हूँ? सुजाता ने कहा, क्यों नहीं बुद्ध। सुजाता के साथ में 4-5 बच्चे भी आते थे, और बुद्ध सुजाता और 4-5 बच्चों के साथ एक नदी के किनारे पर गए। बुद्ध ने सुजाता से कहा कि सुजाता, यदि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो मैं इस सोने के कटोरे को इस नदी में फेंक रहा हूँ। यदि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो यह सोने का कटोरा नदी में डूबेगा नहीं, और यह नदी की विपरीत दिशा में बहने लगेगा। और बुद्ध ने उस सोने के कटोरे को नदी में फेंक, किंतु बुद्ध के साथ एकदम उल्टा हुआ सोने का कटोरा नदी में डूब गया, और बुद्ध को बड़ी निराशा हुई, और बुद्ध को यह ज्ञात हो गया कि उन्हें अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। और बुद्ध ने सुजाता और बच्चों से कहा कि अब तुम सब लोग चले जाओ। और ये सुनकर सुजाता और बच्चे सभी चले गए, और बुद्ध एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए, और बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठ गए। कुछ समय बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उनके मन में एक इच्छा शेष बची थी, और वह इच्छा ये थी कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बुद्ध उसी पल समझ गए कि वास्तविकता में मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इसी इच्छा ने मुझे ज्ञान को प्राप्त करने से रोका हुआ है, और बुद्ध ने उसी दिन उस ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा का भी त्याग कर दिया, और बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। और अचानक आधी रात हुई और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहने का अर्थ यह है कि बुद्ध ने उस साक्षी भाव को भी छोड़ दिया जो सब कुछ देखता है, क्योंकि साक्षी भाव भी एक विचार के ऊपर विचार है। यदि आपने समस्त विचार छोड़े और सिर्फ एक विचार को पकड़ लिया, यानी कि पहले आपको भूत ने पकड़ा था और भूत से पीछा छुड़ाने के लिए आपने एक बाबा जी से एक ताबीज लिया, अब आपके लिए ताबीज की रक्षा करना जरूरी हो गया, क्योंकि यदि ताबीज खो गया तो भूत आपको पकड़ लेगा। भूत तो ताबीज के आने से छूट गया, परंतु अब ताबीज ने आपको पकड़ लिया। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध के एक विचार ने बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से रोक रखा था। इसीलिए अंत में साक्षी के भाव को भी छोड़ देना पड़ता है, तभी समस्या का समाधान होता है। साक्षी को जानकर साक्षी को छोड़ देना, यही साक्षी भाव है। साक्षी का भाव भी त्रिगुण की अवस्था का एक रूप है। त्रिगुण अर्थात मानवीय विचार। मानवीय विचार जब मानवीय विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, तब यही मानवीय विचारों का रूपांतरण हो जाता है, और वह विचार एक आंख का रूप धारण कर लेते हैं। यदि आप दुबई जाएं और बुर्ज खलीफा को देखें, तो बुर्ज खलीफा की विशालता को देखकर आपके भीतर कोई विचार नहीं रह जाता है, बल्कि आपकी आंख के द्वारा आपके भीतर एक आश्चर्य का भाव पैदा होता है, जो कि आपको त्रिगुणातीत जैसा अनुभव देता है। इसे आप ऐसा समझ लें कि विचार से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, तब आप एक सीसीटीवी कैमरे की तरह हो जाते हैं, किंतु एक जागृत सीसीटीवी कैमरा। आदमी में जो समझ का भाव होता है वो सुनकर पैदा नहीं होता है। यदि आपको एक डिश बनाने की विधि बताई जाए तो आप उस डिश को नहीं बना पाएंगे, किंतु यदि आप उस डिश को बनते हुए देखें तो आप समझ जाएंगे कि वो भोजन कैसे बनाया जाता है। आदमी पढ़ता है और सुनता है, आदमी समझता है कि पढ़ने और सुनने से वह समझ जाएगा, और यही आदमी की सबसे बड़ी भूल है। मूल रूप से आदमी की सारी समझ जो पैदा होती है वो देखने मात्र से होती है। जैसे कि आपको पनीर की कोई सब्जी बनानी नहीं आती है, तो आप किसी ढाबे के बाहर खड़े हो जाएं, जो व्यक्ति ढाबे में सब्जी बनाते हैं उसे वो सब्जी बनाता हुआ देखें, तो आप देखकर समझ जाएंगे कि पनीर की कौन सी सब्जी कैसे बनाई जाती है। और जब आप किसी चीज़ को बनते हुए देखते हैं, उस पल में कोई विचार नहीं होता है। सदा सीखना और सदा अपनी आंखें खुली रखना, आदमी का सारा सीखना आदमी के देखने की इसी कला से प्रकट होता है। यह साक्षी की वह अवस्था है जहाँ साक्षी का विचार भी साक्षी के द्वारा छोड़ दिया जाता है। यही विचार से निर्विचार होने की कला है, और इसी निर्विचार होने की कला में मानव के समस्त रोगों के ठीक होने का रामबाण उपाय छिपा है। संजय सेठी। सोचे कि रात का एकदम घना अंधेरा है और एक बहुत भारी विशाल ट्रेन पटरियों पर पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, और पहियों से एकदम चिंगारियां निकल रही हैं। हाँ, इंजन अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है, लेकिन अचानक एक भयानक सच सामने आता है कि उस ट्रेन के ब्रेक पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। मतलब अंदर बैठे यात्री दहशत में हैं और उस ट्रेन को रोकना लगभग असंभव सा लग रहा है। बिल्कुल।
अब आज के इस गहन विश्लेषण में हम किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। सही कहा। सच कहूं तो ये उस स्थिति का बहुत ही सटीक और थोड़ा डरावना वर्णन है जो आज हम आधुनिक इंसानों के दिमाग की हो चुकी है ना? हमारा दिमाग बिल्कुल उसी बिना ब्रेक वाली बर्निंग ट्रेन की तरह दौड़ रहा है। तो ओम, आज का हमारा मिशन ये खोजना है कि कैसे हम खुद को सुधारने की इस अंतहीन दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। और क्या सच में कुछ ना करना ही हमारी सबसे बड़ी मानसिक समस्याओं का अंतिम समाधान हो सकता है? बिल्कुल। तो इस चर्चा का आधार है संजय सेठी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख। आज हम इसी स्रोत सामग्री की गहराई में जाएंगे। हाँ, और जब हम इस सामग्री को देखते हैं तो एक बहुत ही कड़वा सच उभर कर आता है। वो कड़वा सच क्या है? यही कि दुनिया भर में आज अनगिनत मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं, महंगे मनोचिकित्सक हैं और ढेरों आधुनिक मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी मानसिक उलझनों का कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाता? मतलब हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए लेकिन अपने ही दिमाग के इस शोर को बंद करने का स्विच आज तक नहीं खोज पाए। बिल्कुल, यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य बिंदु है। और यही वो सवाल है जिसने मुझे इस विषय पर बात करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया। जब मैं इस पूरी सामग्री का अध्ययन कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर उभर कर आई। अच्छा, कैसी तस्वीर? यह तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति एक छोटी सी प्लास्टिक की वाटर गन से जंगल की एक भयंकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। अरे वाह, ये बहुत सटीक उपमा है। और विडंबना देखिए कि उसी आग के ठीक पीछे खड़ा होकर कोई दूसरा व्यक्ति लगातार उस पर बाल्टियां भर भर कर पेट्रोल डाल रहा है। हाँ, और वो पेट्रोल आग को और भड़का रहा है। तो आज का ये सफर हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर तरफ से आ रही सूचनाओं की बाढ़, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, उससे थक चुके हैं। बिल्कुल, और उस सेल्फ हेल्प की चमचमाती दुनिया के झूठे वादों से भी निराश हो चुके हैं। तो चलिए इसी बर्निंग ट्रेन और वाटर गन वाले उदाहरण से शुरुआत करते हैं। आखिर वो कौन सा पेट्रोल है जो इस ट्रेन को रुकने ही नहीं दे रहा है? हाँ, उस पेट्रोल को समझे बिना तो हम इस समस्या की जड़ तक पहुंच ही नहीं सकते। जैसे पुरानी फिल्म द बर्निंग ट्रेन में जब तक इंजन को ईंधन मिलना बंद नहीं होता, पहिए घूमते रहते हैं। भौतिक विज्ञान का सीधा सा नियम है। हाँ बिल्कुल, और इंसान के दिमाग के मामले में ये ईंधन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना इनर डायलॉग है, यानी खुद से होने वाला हमारा निरंतर वार्तालाप। जो आवाज हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। सही कहा। हम जब अकेले होते हैं तब भी हमारे भीतर एक आवाज लगातार कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अतीत का पछतावा हो या भविष्य की चिंता या किसी से बदला लेने की भावना, या फिर खुद को साबित करने की होड़, है ना? बिल्कुल, ये सब उसी वार्तालाप के हिस्से हैं और यही वो पेट्रोल है जो हर सेकंड उस आग में गिर रहा है। मतलब वो शोर जो जागते हुए और कई बार तो सोते हुए भी हमारे दिमाग में कभी बंद ही नहीं होता। लेकिन एक बात यहाँ थोड़ी खटकती है मुझे। कौन सी बात? अगर ये ईंधन हमारे ही अंदर है तो उन लोगों का क्या जो बड़े बड़े वातानुकूलित ऑडिटोरियम में खड़े होकर शोर को शांत करने का दावा करते हैं? आप उन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये तो आज के समय में कई बिलियन डॉलर की एक पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी है ना। लाखों लोग इन सेमिनारों में जाते हैं, उनकी महंगी किताबें खरीदते हैं। देखिए, उस इंडस्ट्री का टिके रहना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका समाधान दरअसल काम नहीं करता। अच्छा, वो कैसे? जरा गहराई से सोचिए। अगर किसी डॉक्टर की दवा से सारे मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाएं, तो क्या उस डॉक्टर की दुकान आगे चल पाएगी? बात तो सही है, फिर तो क्लिनिक ही बंद हो जाएगा। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति किसी जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा होता है तो वहाँ का माहौल, वो तेज संगीत, वो ऊर्जा, ये सब मिलकर दिमाग में डोपामाइन का स्राव करते हैं। एक तरह का फील गुड केमिकल। हाँ, उस पल के लिए इंसान को लगता है कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया है और अब उसके जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उस ऑडिटोरियम के दरवाजे से बाहर निकलता है, ट्रैफिक में फंसता है या अपने ऑफिस की राजनीति का सामना करता है, तो वो इनर डायलॉग दोगुनी रफ्तार से वापस लौट आता है। बाप रे, ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही तीखी बात कही गई है। इन स्पीकर्स को सपनों के सौदागर कहा गया है। हाँ, और ये भी तर्क दिया गया है कि पुराने जमाने के तांत्रिकों और बाबाओं ने बस अपना रूप बदल लिया है। यह तुलना मुझे
ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से बहुत दिलचस्प लगी। ये सटीक भी बहुत है। सदियों पहले जब इंसान को कोई मानसिक परेशानी या अवसाद होता था तो वो गांव के किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाता था। हाँ, और वो बाबा उसे कोई भभूत या तावीज दे देते थे। बिल्कुल। आज समस्या वही है, इंसान का डर और उसकी असुरक्षा। लेकिन अब ओझाओं ने शानदार सूट पहन लिया है। वे शानदार अंग्रेजी बोलते हैं और राग की जगह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही। उनका मुखौटा आधुनिक हो गया है, लेकिन काम करने का तरीका वही पुराना है। इंसान के डर का फायदा उठाकर उसे एक अस्थायी सांत्वना देना, यानी बस कुछ देर का आराम। हाँ, अगर वे सच में उस बर्निंग ट्रेन को रोक पाते तो इस दुनिया से अपराध, युद्ध और मानसिक बीमारियां कब की खत्म हो चुकी होती। मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे दिमाग का स्विच हमेशा के लिए ऑफ नहीं कर सकता। लेकिन यहां मुझे थोड़ा विरोध दर्ज करना होगा। बताइए, किस बात पर? यह कहना कि ये सब कुछ एक दिखावा है शायद थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाएगा। क्या आधुनिक विज्ञान की तकनीकें जैसे कि एनएलपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पूरी तरह से बेकार हैं? नहीं, पूरी तरह बेकार तो नहीं है। मतलब इन्हें हम टूटी हुई हड्डी पर पेन किलर खाने जैसा क्यों नहीं मान लेते? पेन किलर हड्डी को जोड़ता तो नहीं है, लेकिन वो दर्द से इतनी राहत तो देता ही है कि इंसान रात को चैन की नींद सो सके और अगले दिन डॉक्टर के पास जा सके, है ना? बिल्कुल। क्या जीवन की भागदौड़ में ये कुछ देर की राहत भी मायने नहीं रखती? देखिए, दर्द से कराहते हुए इंसान के लिए पेन किलर किसी वरदान से कम नहीं होता। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि एनएलपी या आधुनिक थेरेपीज इंसान की मदद नहीं करती। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि ये तकनीकें काम कैसे करती हैं। वे दिमाग के न्यूरल पाथवे को फिर से प्रोग्राम करने की कोशिश करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि नकारात्मक विचार को सकारात्मक कैसे बनाए। ये सब तो बहुत वैज्ञानिक है ना? और इसके परिणाम भी मिलते हैं। लेकिन पेच ये है कि ये 100% सही होने के बावजूद सिर्फ सतह पर काम करता है। सतह पर? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि पेन किलर आपको दर्द महसूस नहीं होने देता, लेकिन वो आपकी टूटी हुई हड्डी को जोड़ता नहीं है। हाँ, समझ रहा हूँ। अगर हम दर्द ना होने को ही इलाज मान लें और उस टूटे हुए पैर पर दौड़ना शुरू कर दें तो हड्डी और बुरी तरह टूट जाएगी। ये सारी तकनीकें बाहरी हैं। मतलब ये उस बाल्टी वाले पेट्रोल को कुछ देर के लिए रोक देती हैं? हाँ, या उस पानी की छोटी बंदूक से थोड़ी सी राहत दे देती हैं, लेकिन उस इनर डायलॉग की जड़ को खत्म नहीं करती। इंसान सकारात्मक सोचने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कोशिश खुद एक तरह का मानसिक तनाव बन जाता है। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब हम समस्या से लड़ रहे हैं, लेकिन गलत हथियार के साथ। बिल्कुल सही कहा। असली आग अंदर लगी हुई है और कोई भी बाहरी तकनीक वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है, अगर ये बाहरी पेन किलर काम नहीं करते, अगर मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ डोपामाइन बेच रहे हैं, तो फिर उस बर्निंग ट्रेन का इंजन कैसे बंद किया जाए? इसी का जवाब खोजने के लिए हमें मनोविज्ञान से बाहर निकलकर क्वांटम भौतिकी और अध्यात्म के बहुत ही गहरे संगम की ओर जाना होगा। क्वांटम भौतिकी? ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। मैं इसे आसान कर देती हूँ। विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी पर्यवेक्षक प्रभाव। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। हाँ, तो क्वांटम स्तर पर जब वैज्ञानिक किसी सब एटॉमिक कण को, जैसे इलेक्ट्रॉन को, किसी उपकरण के जरिए सिर्फ देखते या ऑब्जर्व करते हैं तो उस कण का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब वो कण जो पहले एक लहर की तरह बर्ताव करा था, वो सिर्फ देखने मात्र से एक ठोस बिंदु या पार्टिकल में बदल जाता है। एकदम सही। ये विज्ञान का वो हिस्सा है जो मुझे हमेशा जादू जैसा लगता है। यानी सिर्फ किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने से भौतिक वास्तविकता बदल जाती है। लेकिन इस क्वांटम सिद्धांत का हमारे दिमाग की उस बिना ब्रेक वाली ट्रेन से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। इसी ऑब्जर्वर सिद्धांत को हम इंसान के साक्षी भाव से जोड़कर देख सकते हैं। साक्षी भाव यानी एक विटनेस की तरह देखना। हाँ, न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो जब हम अपने विचारों में बह जाते हैं, मान लीजिए हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है।
जो खतरे का अलार्म बजाने लगता है। बिल्कुल, और यही वो पेट्रोल है। लेकिन जैसे इंसान स्वयं एक दर्शक या ऑब्जर्वर बनकर अपने ही गुस्से या अपने भीतर चलने वाले इस वार्तालाप को देखना शुरू करता है, वैसे ही एक चमत्कारिक बदलाव होता है। वो बदलाव क्या होता है दिमाग में? दिमाग की सक्रियता उस अमिगडाला से हटकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में चली जाती है, जो हमारे दिमाग का तार्किक और शांत हिस्सा है। हाँ, जैसे क्वांटम कण देखने मात्र से अपना रूप बदल लेता है, वैसे ही हमारे विचार सिर्फ देखे जाने मात्र से अपनी ताकत खोने लगते हैं। क्या बात है। दुनिया की कोई भी बाहरी तकनीक आपके भीतर चल रहे संवाद को नहीं रोक सकते, लेकिन जब हम अपने ही विचारों को एक दूरी से देखते हैं, बिना किसी फैसले के कि ये विचार अच्छा है या बुरा है, तो उस वार्तालाप को मिलने वाला जो भावनात्मक पेट्रोल है, जी हाँ, वो कटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, विचार आते हैं और क्योंकि हम उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, वे बिना कोई नुकसान पहुंचाए चले जाते हैं। साक्षी भाव। इसे समझने के लिए मैं एक उपमा का इस्तेमाल करना चाहूंगा। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी नाटक का मुख्य अभिनेता हो, अच्छा, और वो मंच पर बहुत ही भावुक दृश्य कर रहा हो, हाँ, लेकिन अचानक वो मंच से उतरकर दर्शक दीर्घा में बैठ जाए। ओ, अब वही व्यक्ति खुद ही अपने नाटक को सामने से देख रहा है। बहुत ही शानदार उपमा है। वो देख रहा है कि मंच पर जो रोना धोना चल रहा है वो सिर्फ एक अभिनय है। लेकिन सच कहूं तो ये सुनने में जितना आसान और दार्शनिक लगता है ना, व्यावहारिक रूप से ये उतना ही असंभव लगता है। मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब जब दिमाग में कल की ईएमआई भरने की चिंता हो या ऑफिस में बॉस से झगड़ा हुआ हो, तो कोई व्यक्ति अपना ही ऑब्जर्वर कैसे बन सकता है? ये तो दिमाग को जबरदस्ती दो हिस्सों में चीरने जैसा हुआ। ये विरोधाभासी और मुश्किल जरूर लगता है, क्योंकि हमारी आदत हमेशा प्रतिक्रिया देने की रही है। लेकिन साक्षी भाव दिमाग को चीरना नहीं है, बल्कि ये खुद को उस नाटक से अलग करना है, यानी उलझना नहीं है। हाँ, जब कोई दर्शक दीर्घा में बैठ जाता है तो वो मंच पर चल रहे नाटक से भावनात्मक रूप से कट जाता है। इसी न उलझने से वो आग बुझने लगती है। तो ये अंतिम समाधान हुआ? नहीं, रुकिए, इससे पहले कि हम इसे अंतिम समाधान मान लें, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो खतरनाक पेच छिपा हुआ है। एक पेच? कैसा पेच? अभी तो लग रहा था कि हमें अंतिम चाबी मिल गई है। यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इस साक्षी भाव का भी अपना एक बहुत बड़ा खतरा या जाल है, जिसे समझे बिना हम एक नई बीमारी को जन्म दे सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो समस्या के अंदर एक और समस्या हो गई। बिल्कुल। इसे स्पष्ट करने के लिए स्रोत सामग्री भगवान बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही खूबसूरत घटना का उल्लेख करती है। ये घटना बताती है कि कैसे सबसे महान साधक भी इस जाल में फंस सकते हैं। ऐतिहासिक कहानियां हमेशा से जटिल बातों को आसानी से समझा देती हैं। तो बुद्ध के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इस जाल का एहसास कराया? ये घटना बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने से ठीक पहले की है। सालों की कठोर तपस्या के बाद बुद्ध का शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। उन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। हाँ, फिर एक दिन सुजाता नाम की एक लड़की उनके लिए एक सोने के कटोरे में खीर लेकर आई। बुद्ध ने वो खीर खाई, जिससे उनके शरीर में थोड़ी जान आई। अच्छा। फिर उन्होंने सुजाता से वो सोने का कटोरा मांग लिया। बुद्ध उस समय एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक परीक्षा से गुजर रहे थे। वे सुजाता और कुछ बच्चों के साथ नदी के किनारे गए। नदी के किनारे कटोरा लेकर? हाँ, और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि यदि मुझे सच में परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, यदि मैं सच में मुक्त हो गया हूं, तो ये सोने का कटोरा नदी के बहाव की दिशा में डूबने के बजाय पानी की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बहने लगेगा। अरे, ये तो प्रकृति के नियमों के एकदम खिलाफ है। तो जब उन्होंने कटोरा फेंका तो क्या हुआ? हैरानी की बात ये नहीं थी कि कटोरा डूब गया, बल्कि वो कटोरा सीधे नदी की तलहटी में जा गिरा। ये देखकर बुद्ध को बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक निराशा हुई। उन्हें लगा होगा कि अभी तक ज्ञान नहीं मिला। बिल्कुल, उन्हें एहसास हुआ कि सालों की तपस्या के बाद भी वो खाली हाथ हैं। उन्होंने तुरंत सुजाता और बच्चों को वहां से वापस भेज दिया और खुद एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। भाई, बोधि वृक्ष के नीचे है ना? हाँ। उस रात वहां बैठकर उन्होंने अपने ही मन का ऐसा गहरा विश्लेषण किया जो सच में आज के आधुनिक मनोविज्ञान को भी पीछे छोड़ देता है। उन्हें ऐसा क्या दिखाई दिया उस रात अपने मन में? उन्हें समझ आया कि उनके मन में अभी भी एक इच्छा बाकी थी,
और वो थी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ओ, मतलब इच्छाओं को छोड़ने की भी एक इच्छा थी। एकदम सही। वे इतने सालों से अपनी इच्छाओं को खत्म करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इच्छाओं को खत्म करने की इच्छा खुद एक बहुत बड़ी इच्छा बन गई थी। उनका अहंकार अभी भी जीवित था, जो कह रहा था कि मुझे ज्ञानी बनना है। हाँ, और यही आखिरी इच्छा उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। ये बिल्कुल उसी वाटर गन और पेट्रोल वाले उदाहरण जैसा है। मतलब जब तक वो ज्ञान की चाहत रूपी पेट्रोल गिर रहा था, मन शांत हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल। जिस क्षण बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की उस अंतिम इच्छा को भी पूरी तरह से त्याग दिया, उसी पल सब कुछ शांत हो गया। ये तो बहुत ही झकझोर देने वाली बात है। मतलब समस्या से छुटकारा पाने की इच्छा या खुद को ठीक करने की जिद ही सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। हाँ, इसे आज की भाषा में समझने के लिए स्रोत सामग्री में भूत और ताबीज का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। भूत और ताबीज का? वो कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे भूत ने पकड़ लिया है। वो बहुत परेशान है, डर के मारे सो नहीं पा रहा है। वो भूत से बचने के लिए किसी बहुत पहुंचे हुए बाबा के पास जाता है। और बाबा उसे अभिमंत्रित करके एक ताबीज दे देते हैं। बिल्कुल। ताबीज गले में पहनते ही व्यक्ति का डर खत्म हो जाता है और उसे लगता है कि भूत भाग गया है। तो ये तो एक अच्छी बात है ना, समस्या हल हो गई। इसमें पेंच कहाँ है? पेंच ये है कि भूत तो चला गया, लेकिन अब उस व्यक्ति के जीवन में एक नया डर पैदा हो गया है। कौन सा डर? अब वो हर समय इस डर से बंधा रहता है कि कहीं ये ताबीज गले से टूटकर गिर ना जाए। अगर वो नहाने भी जाता है तो पहले चेक करता है कि ताबीज सुरक्षित है या नहीं। अरे बाप रे। हाँ, ये तो है। असल में हुआ क्या, वो व्यक्ति भूत से तो आजाद हो गया, लेकिन अब वो उस ताबीज का गुलाम बन गया है। उसकी मानसिक गुलामी खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया। उफ, ये इंसानी फितरत सच में कितनी अजीब और जटिल है। हम एक लत, चाहे वो एंजाइटी हो या कोई मानसिक उलझन, उस समस्या को छोड़ने के लिए दूसरी लत पाल लेते हैं। बिल्कुल। वो दूसरी लत कोई नई सेल्फ हेल्प तकनीक हो सकती है, घंटों तक ध्यान लगाने की जिद हो सकती है, या वही साक्षी भाव हो सकता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। हाँ, हम समाधान के ही गुलाम बन जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां ये पूरा विश्लेषण अपने सबसे गहरे स्तर पर पहुंचता है। मतलब शुरुआत में अपने भीतर के शोर को रोकने के लिए साक्षी भाव की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह जैसे भूत भगाने के लिए ताबीज की। लेकिन अंत में ये समझना पड़ता है कि ये साक्षी भाव भी तो दिमाग का ही एक खेल है। ये भी विचारों के ऊपर एक विचारी है कि मैं अपने विचारों को देख रहा हूँ। बिल्कुल। बुद्ध की तरह अंततः हमें इस साक्षी भाव वाले ताबीज को भी उतार कर फेंकना पड़ता है। जब तक वो ताबीज गले में है तब तक मुक्ति नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। क्या? अगर हमें साक्षी भाव के इस ताबीज को भी छोड़ देना है, तो फिर इंसान इस दुनिया में काम कैसे करेगा? मतलब बिना किसी विचार के, बिना किसी ताबीज के हम जी कैसे सकते हैं? क्या हम बस कोई रोबोट बन जाएं या किसी पत्थर की तरह हो जाएं? पत्थर या रोबोट बनना समाधान नहीं है। यहीं से हम देखने की कला यानी आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन में प्रवेश करते हैं। अच्छा। जब हम ताबीज छोड़ते हैं तो हम पत्थर नहीं बनते, बल्कि हम पूरी तरह से जीवंत हो जाते हैं। असली समझ कभी भी सिर्फ किताबें पढ़ने या लंबे लंबे प्रवचन सुनने से पैदा नहीं होती। तो फिर कैसे आती है असली समझ? असली समझ सिर्फ विशुद्ध रूप से देखने से आती है। भारतीय दर्शन में इसे त्रिगुणातीत अवस्था कहा गया है। ये त्रिगुणातीत शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका थोड़ा आसान मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, हमारे स्वभाव के 3 मुख्य गुण या कह लें कि 3 फिल्टर माने गए हैं। सत्व यानी शांति, रजस यानी सक्रियता और तमस यानी आलस। ओके। हम हमेशा दुनिया को इन्हीं 3 चश्मों में से किसी एक से देखते हैं। त्रिगुणातीत होने का मतलब है इन तीनों चश्मों को उतार कर रख देना, यानी मानवीय विचारों और धारणाओं की सीमा से ऊपर उठ जाना। हाँ, और सिर्फ एक विशुद्ध आंख बन जाना। जब हम बिना किसी विचार के, बिना किसी फैसले के सिर्फ देखते हैं, तब वो निर्विचार होने की कला बनती है। क्या इस पूरी बात को किसी ऐसे रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जा सकता है जो हम सबके जीवन से जुड़ा हो? क्योंकि निर्विचार या त्रिगुणातीत होना अभी भी थोड़ा किताबी लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, इसे समझाने के लिए बहुत ही शानदार और व्यावहारिक उदाहरण मौजूद है स्रोत सामग्री में। बताइए। पहला उदाहरण वास्तुकला से जुड़ा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दुबई जाता है और पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नीचे खड़ा होता है। जब वो सिर उठाकर उस असीम विशालता को अपनी आंखों से देखता है तो उस
पहले 1 या 2 सेकंड के लिए उसके दिमाग में कोई विचार नहीं होता। हाँ, वो पल एकदम अवाक कर देने वाला होता है। बिल्कुल, वो ये नहीं सोचता कि इसमें कितना स्टील लगा है या इसे बनाने वाले मजदूर कहाँ के थे। उसके भीतर केवल आंखों के जरिए एक गहरे आश्चर्य का भाव पैदा होता है। तो वो जो पल है जहां इंसान इतनी हैरत में होता है कि उसका इनर डायलॉग पूरी तरह से सुन पड़ जाता है, वही त्रिगुणातीत अनुभव की एक झलक है। यानी वो पल जहां हमारी अपनी अहमियत इतनी छोटी हो जाती है कि दिमाग का बड़बड़ाना अपने आप बंद हो जाता है। सही कहा। और दूसरा उदाहरण तो और भी ज्यादा व्यवहारिक और आम जिंदगी से जुड़ा है। अच्छा, वो क्या है? यह खाना पकाने का उदाहरण है। मान लीजिए हमें किसी खास ढाबे की पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन हमें उसे बनाना नहीं आता। अब कोई व्यक्ति हमें सिर्फ बोलकर उसकी रेसिपी बता दे या कोई किताब पकड़ा दे तो भी शायद हम वैसा स्वाद नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ निर्देशों का पालन कर रहा होगा। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि रेसिपी देखकर बनाई गई डिश में वो ढाबे वाली बात नहीं होती। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है। अगर हम उस ढाबे के बाहर चुपचाप खड़े हो जाएं और वहां खाना बनाने वाले कारीगर को वो पनीर की सब्जी बनाते हुए सिर्फ ध्यान से देखें, उसके मसाले डालने का तरीका और आँच को कम ज्यादा करने का अंदाज। बिल्कुल, तो बिना एक भी शब्द सुने या पढ़े हम पूरी प्रक्रिया को अपने भीतर उतार लेते हैं। जब हम उस चीज को बनते हुए सिर्फ देख रहे होते हैं, तब हमारे दिमाग में कल की कोई चिंता नहीं होती। हम पूरी तरह से वहां उस वर्तमान पल में मौजूद होते हैं। यही देखने की कला है। ये वाकई एक बहुत ही मजेदार और व्यंग्यात्मक बात है। जरा सोचिए, हम सब शांति पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए अनगिनत किताबें पढ़ते हैं, घंटों लंबे लंबे ऑडियो पॉडकास्ट सुनते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। हाँ। जबकि इस पूरी चर्चा के अनुसार सबसे बड़ी मास्टर क्लास किसी महंगे सेमिनार हॉल में नहीं, बल्कि चुपचाप खड़े होकर किसी ढाबे वाले को पनीर की सब्जी बनाते हुए देखने में छिपी हो सकती है। बिल्कुल, और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे खूबसूरत निष्कर्ष है। निर्विचार होना कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसे किताबों से रटा जा सके। ये कोई परीक्षा नहीं है जिसे पास करना है। सही कहा। जब इंसान उस साक्षी भाव वाले ताबीज को भी उतार फेंकता है और जीवन को सिर्फ देखना शुरू करता है, तो वो एक जागृत सीसीटीवी कैमरे की तरह हो जाता है। जागृत सीसीटीवी कैमरा? ये रूपक बहुत सटीक लग रहा है। एक ऐसा कैमरा जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, सब कुछ बहुत स्पष्टता से देख रहा है, लेकिन स्क्रीन पर चल रही किसी भी घटना पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत। वो सिर्फ एक गवाह है। और शायद इसी कला में इंसान के सभी मानसिक रोगों को ठीक करने का एकमात्र उपाय छिपा है। हाँ, और जो लोग आज के इस दौर में लगातार नई जानकारियों, नई तकनीकों और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के भारी बोझ से दबे हुए हैं, उनके लिए चर्चा तो एक ठंडी हवा के झोंके की तरह होनी चाहिए। बिल्कुल। ये विश्लेषण स्पष्ट करता है कि हमें अपनी हर समस्या को सुलझाने के लिए हमेशा कुछ नया सीखने, कोई नई किताब पढ़ने या कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। समस्या का समाधान उसे सुलझाने की कोशिश करने में नहीं, बल्कि कई बार सिर्फ शांति से ठहरकर उसे देखने में होता है। एकदम सही। तो ये सचमुच एक बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है कि हमें खुद को फिक्स करने के लिए लगातार दौड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक संक्षिप्त निचोड़ निकालें तो बात कुछ यूं है। इंसान की मानसिक उलझनें उस बिना ब्रेक वाली ट्रेन की तरह हैं जो कभी रुकना नहीं जानती, क्योंकि हम खुद अपने विचारों का पेट्रोल उसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल। और बाजार में बिकने वाले आधुनिक लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ नए जमाने के ओझा हैं जो हमें राहत के नाम पर ताबीज बांट रहे हैं। असली समाधान किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं है, सिवाय इसके कि हम खुद साक्षी भाव से गुजरते हुए अंततः अपने ही जीवन को एक जागृत सीसीटीवी कैमरे की तरह बिना किसी फैसले के देखना सीख लें। एकदम सही। लेकिन इस पूरी यात्रा के अंत में ये चर्चा एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल पर लाकर हमें छोड़ देती है। वो क्या? हमने जाना कि हर समस्या का अंतिम समाधान अपनी सभी इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ देना है, जैसे बुद्ध ने किया था। हाँ। और ध्यान रहे, इसमें अपनी समस्या को सुलझाने की इच्छा भी शामिल है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि हमारी खुद को लगातार बेहतर बनाने की, खुद को ठीक करने की जो जिद है, वही असल में वो मुख्य बीमारी है जो हमें कभी ठीक नहीं होने दे रही? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम उस आग को बुझाने की कोशिश में ही उस पर और ज्यादा पेट्रोल तो नहीं डाल रहे? ये सोचने वाली बात है सच में। शायद अगली बार जब हम अपने दिमाग की उस बिना ब्रेक वाली ट्रेन को पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए महसूस करें,
तो उसके आगे खड़े होकर उसे रोकने की असफल कोशिश करने के बजाय बस एक दर्शक बनकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाए और उस ट्रेन को गुजर जाने दे। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे सफर में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। If you like our channel, please subscribe, like and share Sanjay Sethi Word Money.